दुनिया में जमीनी विवाद को लेकर बरसों से कई लड़ाइयां चल रही हैं। कई मामले सुलझ गए, कई अब भी जारी हैं। 4 उदाहरण आप यहां पर देखिए। पहला आर्मीनिया और अजरबैजान का। दोनों के बीच नारगोनो काराबाख इलाके को लेकर विवाद है। दोनों बीते 4 दशकों से इसको अपना बताते आए हैं। सितंबर 2023 में दोनों देशों के बीच भयंकर लड़ाई भी हुई है। दूसरा उदाहरण रूस यूक्रेन का। रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा बताता है। फरवरी 2021 से दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है और अब तक ये जंग जारी है। तीसरा उदाहरण कश्मीर का है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा ठोकता रहता है। कश्मीर का एक हिस्सा उसके कब्जे में भी है। और चौथा उदाहरण इजराइल और फिलिस्तीन का है। इजराइल बनने के बाद से अब तक फिलिस्तीन अपने स्टेटहुड के लिए लड़ रहा है। मामला अब तक सुलझा नहीं है। अभी भी हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। दुनियादारी में आप लगातार इसकी कवरेज देख रहे हैं। इस लिस्ट में एक नया विवाद जुड़ गया है। लैटिन अमेरिका का एक देश है गुयाना। यहाँ की आबादी में 40% लोग भारतीय मूल के हैं, इसीलिए गुयाना को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। गुयाना के एस्कीबो इलाके पर पड़ोसी देश वेनेजुएला ने कब्जा करने की मंशा जताई है। वेनेजुएला अपने यहाँ इसके लिए रेफरेंडम भी करवा चुका है। युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, सेना तैनात की जा रही है। पड़ोसी देश सजग हो गए हैं। ब्रिटेन ने गुयाना की मदद के लिए युद्धपोत तक रवाना कर दिए हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे वेनेजुएला और गुयाना के विवाद की पूरी कहानी क्या है, ब्रिटेन गुयाना की मदद के लिए क्यों आगे आया, और साथ में ये भी जानेंगे कि आने वाले साल में दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी, जहां आज चर्चा वेनेजुएला और गुयाना के विवाद की। शुरुआत दोनों देशों की बेसिक जानकारी के साथ कर लेते हैं। पहले वेनेजुएला की बारी। लैटिन अमेरिका का देश है। कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। समुद्री सीमा कैरिबियन सी से लगती है। भारत से हवाई रास्ते से दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 3 करोड़। आधिकारिक भाषा स्पेनिश। राजधानी कराकस। अब गुयाना की बारी। भारत से हवाई के रास्ते दूरी लगभग 14,500 किलोमीटर। गुयाना दक्षिण अमेरिका का इकलौता ऐसा देश है जहां अंग्रेजी बोली जाती है। ये ब्राजील और सूरीनाम से अपनी सीमा साझा करता है। आबादी है लगभग 8 लाख। क्षेत्रफल लगभग आंध्र प्रदेश जितना है। ये तो रहा दोनों देशों का परिचय। अब आते हैं विवाद पर। साल 1498-99 के आसपास क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला की यात्रा की। उस समय यहाँ कैरेब और एरवाक जनजाति के लोग रहते थे। फिर साल 1521 में स्पेन ने अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ स्पेन ने 200 सालों से ज़्यादा तक अपना शासन चलाया, लेकिन वेनेजुएला के लोग आज़ादी चाहते थे। साल 1949 में पहली बार यहाँ विद्रोह हुआ, लेकिन सफल नहीं हो पाया। स्वतंत्रता का आंदोलन अंदर खाने चलता रहा। ठीक 60 साल बाद माने 1810 में नेपोलियन ने स्पेन पर हमला कर दिया। इसका फायदा वेनेजुएला ने उठाया और आज़ादी की घोषणा कर दी। इस दौरान गुयाना में क्या हो रहा था? वहाँ कई साम्राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। डच, फ्रांस और ब्रिटेन ने जमीन के लिए खूब लड़ाई की। ये वही टाइम था जब नेपोलियन के सिर पर दुनिया जीतने का भूत सवार था। इसके चलते गुयाना की जमीन अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गई और फिर ब्रिटेन का ही कब्जा रहा। अंग्रेजों के पहले ये जमीन डच के कब्जे में थी। जब उन्होंने सत्ता स्थानांतरण किया तो गुयाना के ईस्टर्न बॉर्डर को कायदे से डिफाइन किया, लेकिन वेस्ट तरफ की सीमा कितनी रहेगी ये अच्छे से नहीं बताए। तब से ये सीमा विवादित ही रही। इसी विवादित इलाके में एस्कीबो नदी पड़ती है। इसी के नाम पर इस इलाके को एस्कीबो कहा जाता है। हालिया फसाद की जड़ भी यही इलाका है। अंग्रेज जहाज़ों में भर भर कर भारतीयों को गुयाना ले गए। वहाँ उनसे मजदूरी करवाई जाती। ऐसे यहाँ भारतवंशी आबादी पनपी। यहाँ भारतीय लोगों की आबादी बढ़ती चली गई, लेकिन गुयाना के हालात नहीं बदले। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला तरक्की की राह पकड़ चुका था। साल 1870 में वेनेजुएला की कमान संभाली एंटोनियो गुज़मैन ब्लैंको ने। वो वेनेजुएला की सेना में बड़े पद पर थे। बाद में राजनीति में आए और फिर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। गुज़मैन ने वेनेजुएला की तकदीर बदल कर रख दी। विदेशी निवेश लाए, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कृषि की नई तकनीकें देश में लाई और कई शैक्षणिक संस्थाएं खोली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 1889 में वेनेजुएला ने पड़ोसी देश गुयाना के एस्कीबो पर अपना दावा ठोक दिया। ये इलाका गुयाना की उसी विवादित सीमा के पास पड़ता था जिसे अंग्रेज और डच अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर पाए थे।
एस्कीबो का आकार 61,000 वर्ग किलोमीटर है। ये गुयाना के क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा है। गुयाना इतनी बड़ी जमीन नहीं जाने दे सकता था। उसने इस बात का विरोध किया। मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में चला गया। साल 1899 में ट्राइब्यूनल का फैसला वेनेजुएला के खिलाफ आया, लेकिन उसने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया। वेनेजुएला तो आज़ाद मुल्क था, लेकिन गुयाना पर अभी भी अंग्रेज राज कर रहे थे। उन्होंने इस विवाद को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब साल 1966 में गुयाना आज़ाद हुआ, तभी विवाद भी उन्हें विरासत में मिल गया। साल बीतते गए, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकला। आधिकारिक तौर पर ये इलाका गुयाना के हिस्से ही माना गया। फिर आया साल 2015। इस साल अमेरिका की एक्सोन मोबिल कंपनी ने एस्कीबो से लगे समुद्री इलाके में खुदाई करनी शुरू की, जहां तेल के बड़े भंडार मिल गए। जब ये बात दूसरी कंपनियों को मालूम चली, तो उन्होंने भी यहां माइनिंग शुरू की। कंपनियों को तेल मिला और गुयाना को मोटा मुनाफा। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ बढ़ता चला गया। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। उस इलाके में तेल निकलने की वजह से वो और आक्रामक हो गया। फिर 3 दिसंबर 2023 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने इस इलाके को अपने देश में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया। 95% वोटर्स ने कब्जे का समर्थन किया। तब से मदुरो तेल कंपनियों को लाइसेंस जारी करने और संसद को कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। गुयाना ने इसका विरोध किया। इसके चलते लड़ाई की आशंका बढ़ रही है। गुयाना ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। वेनेजुएला की आक्रामकता के चलते गुयाना ने ब्राजील और अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध मजबूत किए हैं। ब्राजील ने वेनेजुएला से लगी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। इसमें ब्राजील का क्या स्टेक है, वो भी आपको बताते हैं। एस्कीबो तक पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता ब्राजील से होकर जाता है। इसके चलते ब्राजील में घुसपैठ करनी होगी। ये उसकी संप्रभुता के लिए खतरा होगा। उसने कहा कि हम इलाके में शांति चाहते हैं, इसलिए सेना तैनात कर रहे हैं। एस्कीबो पर कब्जे के लिए वेनेजुएला इतना क्यों आतुर है? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह सोने की खदान और ऑयल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है। 1899 के बाद एस्कीबो में सोने की कई खदानें मिली। अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने इस इलाके का 90% हिस्सा और सोने की सारी खदानें ब्रिटिश गुयाना के हक में दे दी। जब गुयाना को आज़ादी मिली, तो ये सब खदानें उसके कब्जे में आ गई। वेनेजुएला ने इस फैसले की आलोचना की। उनका आरोप था कि ब्रिटिश और रूसी अधिकारियों की मिलीभगत से उसके खिलाफ फैसला दिया गया। इन खदानों ने गुयाना की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया। साल 2015 में एस्कीबो के समुद्री इलाके में तेल मिलने से इस जगह की कीमत और बढ़ गई, जिससे वेनेजुएला बौखला गया। दूसरी वजह राजनीति से जुड़ी हुई है। साल 2024 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की आर्थिक नीतियां सफल नहीं रही हैं। जानकारों का कहना है कि वो इसी वजह से एस्कीबो का मुद्दा लेकर आए हैं, ताकि जनता का सपोर्ट हासिल कर सके, और वो उसमें कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। रेफरेंडम में 95% वोट्स मिलना इस बात का सबूत भी है। और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? बीबीसी ने खबर दी है कि ब्रिटेन का लड़ाकू जहाज HMS स्ट्रेट गुयाना भेजा जाएगा, जहां ये क्रिसमस के बाद एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। गुयाना कॉमनवेल्थ का सदस्य है, ब्रिटेन की कॉलोनी भी रहा है। गुयाना के प्रति कूटनीतिक और सैन्य समर्थन जताने के लिए ब्रिटेन अपना जहाज गुयाना भेज रहा है। तो क्या इससे युद्ध के आसार बढ़ सकते हैं? 15 दिसंबर को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के बीच एक मीटिंग हुई थी। इसमें दोनों ने बल प्रयोग न करने की बात कही थी, लेकिन ब्रिटेन के जहाज अब गुयाना की रक्षा के लिए रवाना होने वाले हैं। ऐसे में वेनेजुएला की तरफ से भी आक्रामकता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। क्या अमेरिका की नाक के नीचे 2 देश लड़ने वाले हैं? क्या आने वाले समय में ये विवाद एक युद्ध का रूप लेगा? हमने ये सवाल पूछा JNU में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। ये मानता है वेनेजुएला के 1899 में एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने उनके बॉर्डर्स एस्टैब्लिश किए थे, जो कि उस समय भी वेनेजुएला के लिए अमान्य थे और अभी भी अमान्य हैं। इसका महत्व इस समय और बढ़ गया है, क्योंकि जो गयाना का एसेकिबा है, जो रीजन है, जो करीब 2/3 है, आप मान के चलें गयाना का, उसको वेनेजुएला क्लेम कर रहा है। और चूंकि वो भूमि पर नहीं है, जो तेल वहां डिस्कवर हुआ है या जो ऑयल रिजर्व वहां डिस्कवर हुए हैं उनकी भूमि पर नहीं है, वो ऑफशोर है। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादातर उस रीजन को कैप्चर करना चाहता है या अपने भाग में मिलाना चाहता है, जिससे उसको वहां से कन्वीनियंट हो ऑफशोर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी उनका दोहन करने के लिए।
लेकिन युद्ध की संभावना मुझे बहुत क्षीण लग रही है, बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गयाना जो है वो कॉमनवेल्थ का एक कंट्री है, एकमात्र लैटिन अमेरिका का राज्य है जो अंग्रेजी भाषी है और ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे हैबिटेबल एरिया जो है वो बहुत न्यूनतम है दुनिया में एक तरह से माने तो, और 8 लाख की पॉपुलेशन है। तो इस तरह से रिसोर्स वाइज किसी को कुछ फायदा नहीं होगा गयाना को कैप्चर करके। हाँ, जो तेल मिले हैं उसका एक इंसेंटिव होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेनेजुएला के इतिहास को भी देखना होगा, जो कंटेम्प्ररी हिस्ट्री है उसमें। निकोला मदुरो जो है वो करीब 2014 से यहाँ शासन में है। इनके पहले एक लेजेंडरी मार्क्सिस्ट लीडर उगो चावेज इस पर शासन करते थे, काफी पॉपुलर थे, खुद मिलिट्री कमांडर रहे थे। और बाद में निकोला मदुरो आए, लेकिन निकोला मदुरो के साथ वो कैरिज्मा नहीं था जो उगो चावेज के साथ था। वो भी सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, लेकिन ज्यादातर जनता इनके पक्ष में नहीं है। और जो इनके ऑपोजिशन पार्टी है या जो ऑपोजिशन लीडर है हुआन गाइडो, वो पिछले बार इनसे इलेक्शन हार गए थे, जो कि दुनिया मानती है रिग्ड था। और जो वेनेजुएला के दोस्त नहीं, जैसे अमेरिका या ज्यादातर पश्चिमी राज्य, उनको वहां का शासक मानते हैं। हालांकि वो इन प्रिंसिपल डिफैक्टो तो निकोला मदुरो ही हैं। तो ये दो तीन चीजों को लेकर है। पहली है ऑयल की लड़ाई, जो ऑफशोर ऑफशोर तट के परे डिस्कवर हुई है। दूसरा है एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी है वेनेजुएला का, कि कुछ चीजों पर मोबिलाइज किया जा सके। तो जो गयाना का वो भाग है जिसको वो क्लेम करना चाहता है, उससे नेशनलिस्ट पैशंस अराउज हो रहे हैं। उन्होंने रेफरेंडम किया, 95% लोगों ने कहा कि गयाना एस्किबा जो है वो उनका पार्ट है। तो इस तरह से वो एक पैशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि गयाना 2021 के बाद, अगर 2021 में देखें तो गयाना में करीब 67% उनके जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, जो कि दुनिया में किसी राज्य का एक साल में इतना नहीं हुआ है। बाद में वो थोड़ा कम हुआ, 37% हुआ, वो भी तेल के डिस्कवरी के चलते या उनका दोहन के चलते। वेनेजुएला में इकोनॉमी बहुत बुरी है, आप जानकर आश्चर्य होगा। करीब 1 लाख% से ज्यादा एनुअल मुद्रास्फीति है, जो वार्षिक मुद्रास्फीति है वो 1 लाख से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं उनकी उनकी स्थिति क्या होगी। और वेनेजुएला एक बहुत बड़े तेल भंडार पे खुद बैठा है, जो दुनिया का नोन रिजर्व्स में सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन चूंकि उस पर सैंक्शंस लगे हैं वेस्ट के, और इस कारण से वो उनका दोहन नहीं कर पाता है। तो ये 3 कारण हैं जो इस गयाना एस्किबा के रीजन को वेनेजुएला में क्लेम करने की बात बढ़ी है। इस विवाद में ब्रिटेन का क्या स्टेक है? वो गुयाना की रक्षा क्यों करना चाहता है? ये लैटिन अमेरिकी रीजन जो है वो बड़ा वॉलेटाइल रहा है। इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत तीव्र रही है, बहुत ज्यादा पैशंस अराउज किए गए हैं अमेरिका के प्रति, और अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है इस रीजन में। और कभी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आती हैं तो कभी साम्यवादी सरकारें आती हैं। तो इस तरह से उलटफेर चलता रहता है इनके आंतरिक राजनीति में। ब्राजील से इनके अभी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ब्राजील इनको अपना एक तरह से ये माने, हालांकि दोनों सोशलिस्ट लीडर्स हैं, लेकिन दोनों में मतैक्य नहीं है। ब्राजील नहीं चाहता है कि किसी भी तरह वेनेजुएला एक इम्पोर्टेंट राज्य बने, शक्तिशाली, इम्पोर्टेंट नहीं, शक्तिशाली राज्य बने। इसके चलते उन्होंने अपनी जो सैन्य गतिविधियां हैं अपने सीमा पर उसको बढ़ा दी है। इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने, जो कॉमनवेल्थ का एक तरह से जनक है, और वो उसने कुछ नेवल शिप्स भेजी हैं इस रीजन में गयाना को डिफेंड करने के लिए। और यहाँ दर्शकों को पता होगा, यहाँ करीब 43% जो है, 43% हिंदुस्तानी मूल के आप्रवासी हैं, जो इंटेंजर्ड लेबर बन के 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आए थे। और यहाँ के जो शासक हैं इस समय, इरफान अली, वो भी भारतीय मूल के हैं।
तो एक तरह से एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। भारत का भी इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन इसके अलावा अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह वेनेजुएला गयाना के कॉस्ट पे अपनी शक्ति बढ़ाए। और वेनेजुएला को दो बड़े राज्य चीन और रूस ये दोनों सपोर्ट करते हैं। इस साल के अंत में कुछ ही दिनों में जो वेनेजुएला के शासक हैं वो वहां जाने वाले हैं, निकोला मदुरो। चीन से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है। लेकिन 2024 में अगले साल कुछ उनके इलेक्शंस होने हैं। तो ये सारा जो पैशंस है या जो सारी जो गतिविधियां हैं वो इलेक्शंस को मद्देनजर रख के की जा रही है। तो इसमें अभी तक बाहरी शक्तियों का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बात बढ़ती है तो सचमुच ये रीजन टेंस हो जाएगा और गयाना को सपोर्ट करने वाले बहुत राज्य इनके पक्ष में आ जाएंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।